वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 का डिस्कशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जो सेट है प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अपना नंबर भी कमेंट कीजिए सेट कितना नंबर आता है इस टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? पहला होता है दोस्तों विधायिका। विधायिका जिसको संसद बोलते हैं, ये नियम बनाने का काम करता है। कौन हो जाएगा? विधायिका के अंदर आ जाएगा संसद। ठीक है, दूसरा आता है कार्यपालिका। दूसरा क्या आता है? तो दूसरा आता है कार्यपालिका। इसके अंतर्गत जितने भी अधिकारी आते हैं वो आते हैं। जितने भी अधिकारी लोग आते हैं वो किस में आते हैं? कार्यपालिका। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए। और ये लोग क्या करता है? संसद के द्वारा जो भी नियम बनाया जाता है उसको लागू करता है। तो ये क्या काम करता है? तो ये नियम लागू करने का काम करता है। और तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है दोस्तों न्यायपालिका। तीसरा जो होता है वो होता है न्यायपालिका। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपको न्यायपालिका। और न्यायपालिका का क्या काम होता है? जो भी नियम बनाया गया है उसका संरक्षण करना किसका काम होता है? न्यायपालिका। ठीक है, तो ये क्या करता है? नियम का संरक्षण करता है। तो सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत संसद आता है जो कि किसी भी नियम को बनाया जाता है वहाँ पे। कार्यपालिका जिसके अंतर्गत अधिकारी लोग आते हैं, वो लोग नियम जो संसद के द्वारा नियम बनाए गए हैं उसको लागू करने का काम करते हैं। और न्यायपालिका इसके संरक्षण का काम करते हैं। तो पहला का क्वेश्चन हो जाएगा विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा संसदनात्मक सरकार। और ये जो लिया गया है संसदनात्मक सरकार, वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसको संशोधित किया गया है कितनी बार? तो उसको केवल 1 बार संशोधित किया गया है। और कब किया गया है पूछे तो ये 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत संशोधित किया गया था। ठीक है, इसमें 42वें संशोधन के थ्रू 3 शब्द को जोड़े गए थे संविधान में। पहला शब्द था समाजवाद, दूसरा शब्द था आपको धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा शब्द जो था दोस्तों वो था अखंडता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तीनों पूछा जाता है कई बार, किसको किसको जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है पूछा जाता है कई बार। तो इस प्रस्तावना का जो भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन जो प्रस्तावना है वो लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, और इसका भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पूछ रहा है? केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो केवल राज्यसभा को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रारंभ। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ये दोनों के द्वारा लगाया जा सकता है, किसी भी सदन के द्वारा। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, ये दोस्तों ये भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा होता है। तीसरा है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुष्टि करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सी हो जाएगा, राज्यसभा का ही ये अधिकार होता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों? तो इसको भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है, और चौथा पॉइंट है भारतीय राज्यों के सीमा में परिवर्तन। ये दोस्तों संसद के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 3 के तहत। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य संघों का संघ है,
कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वाक्य का समर्थन करता है? तो राज्य जो है, राज्यों का संघ है, यह कौन सी राजनीतिक विचारधारा इसका समर्थन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बाहुल्यवाद। बाहुल्यवाद इसका समर्थन करता है। इसका मतलब होता है कि समाज में शक्ति केंद्रित नहीं है, किसी के एक के पास केंद्रित नहीं है। ठीक है। फांसीवाद जो है, देखिए, और फांसीवाद जो दिया गया है, ये पूछा जाता है, ये इटली के मुसोलिनी से संबंधित है, इटली के मुसोलिनी से संबंधित है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है जॉन रस्किन, तो ये पुस्तक है ऑन टू द लिस्ट। तो दोस्तों ऑन टू द लिस्ट पुस्तक जो है, इसके लेखक रस्किन बॉन्ड है, तो इसका आंसर ये जो हो जाएगा सही है। दूसरा पुस्तक है डेमोक्रेटिक थ्योरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी के लेखक जियोवन्नी सर्टोरी है, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके जो लेखक है पॉमर एंड परकिंस, ये भी सही है। व्हील ऑफ द हिस्ट्री, व्हील ऑफ द हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू दे रहा है, ये गलत है जाएगा दोस्तों। व्हील ऑफ द हिस्ट्री जो पुस्तक है, उसके लेखक है राम मनोहर लोहिया। कौन है? राम मनोहर लोहिया। तो ये सारा पुस्तक आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो कौन सा तत्व है जो संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध नौकरशाही जो है संघीय व्यवस्था का नहीं है। वहीं पे देखिए लिखित संविधान, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और एक सुदृढ़ न्यायपालिका, ये तीनों जो है संघीय व्यवस्था का संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन है दोस्तों, ये 7वीं अनुसूची में है, जिसमें तीनों केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन किया गया है, 7वीं अनुसूची में है। और भारत राज्यों का संघ है, ये बोला गया है आर्टिकल 1 में, तो पता ही होगा। और संघीय व्यवस्था जो है दोस्तों, वो लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? तो किसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा तो ये कहा गया है दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है, इसको क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है? ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, और इसमें यह बोला गया है कि मौलिक अधिकार के हनन में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में वाद का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो वो किया जाता है कार्यपालिका की शक्ति, बिल्कुल सही है। शासन और शक्ति के बीच संबंध, ये भी सही है। सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध और उसकी संरचना का संगठन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी संविधान के द्वारा ये सब सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषा है? 22 भाषा है। पहले कितनी थी? पहले 14 थी, और अब कितनी हो गई? 22। 15वीं भाषा के रूप में किसको ऐड किया गया था? तो ये सारे डिटेल पूछा जाता है दोस्तों। 15वीं भाषा के रूप में ऐड किया गया था, 15वीं भाषा के रूप में ऐड किया गया था सिंधी को। और कब किया गया था? 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन के तहत किसको ऐड किया गया था दोस्तों? सिंधी को ऐड किया गया था, सिंधी को ऐड किया गया था। उसके बाद ऐड किया गया था दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में फिर से ऐड किया गया था, 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें कितने भाषा को ऐड किया गया था? इसमें 3 भाषा को, इसको याद रखेंगे, नमक से, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी और कौ से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों को ऐड किया गया था 1992 में। और उसके बाद फिर 2003 में 4 भाषा को ऐड किया गया था। 4 भाषा को कौन कौन? तो इसको याद रखेंगे, BDMS, B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली, S से संथाली। ये चारों भाषा को ऐड किया गया था कब? तो ये ऐड किया गया था 2003 ईस्वी में, और 92वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा 51 के ए में। इसको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में।
ठीक है। इसमें पहले टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन इसको फिर बढ़ा के 11 मौलिक कर्तव्य कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। तो दोस्तों इसमें जो पूछ रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन है जो एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था, तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता जो है भारतीय संविधान में नहीं था, इसको ऐड किया गया है 39 के क में। किस में ऐड किया गया है? 39 के क में ऐड किया गया है। और कब ऐड किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है? स्थानीय स्वशासन शहरी क्षेत्रों में। और इसमें टोटल 18 विषय है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसमें पूछा जाता है इसमें टोटल कितने विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। और इसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों स्थानीय शहरी निकाय का चुनाव। वहीं 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज को जोड़ा गया है। पंचायत वाला जो चुनाव होता है वो 11वीं अनुसूची के तहत। और इसमें टोटल कितने विषय हैं दोस्तों? ये 29 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। इसको ऐड किया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको ऐड किया गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये दोनों संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था PM नरसिम्हा राव के समय में हुआ था, ठीक है। तो पूछे अगर पंचायती राज व्यवस्था या फिर शहरी निकाय व्यवस्था जो लागू किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो PV नरसिम्हा राव के समय में ही ऐड किया गया था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो पहला है संविधान का 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य, ये सही है, ये 1976 में आया था। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून, ये भी सही है दोस्तों। दल बदल विरोधी कानून जो है वो अनुसूची 10 में है, ठीक है। अगला है संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से था, तो बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है कि 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध से था, तो नहीं, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। 84वां संविधान संशोधन ये 2001 में आया था। और इसके अंतर्गत जो लोकसभा में सीट का जो परिवर्तन है वो बोला गया था कि 2026 तक कोई सीट का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो अस्थाई सदन होता है वो राज्यसभा को बोला जाता है, क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसके प्रत्येक सदस्य इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? पहला दिया हुआ है दोस्तों ऐलान हक जो लिखा गया है वो विपिन चंद्रपाल के द्वारा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी गलत है। अल हिलाल जो लिखा गया था वो किसके? मौलाना अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। अगला है तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान, ये आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तहजीब उल इस्लाक, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो आर्यों के आदि देश के बारे में जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और इस बाल गंगाधर तिलक ने ही आर्यों की भूमि को ध्रुव प्रदेश माना था। कौन सा माना था? तो ध्रुव प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मलुक दास एक संत कवि थे। तो मलुक दास जो थे एक संत कवि थे कहाँ के? तो दोस्तों करा के। और करा जो पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। मलुक दास से औरंगजेब काफ़ी प्रभावित थे। इससे कौन प्रभावित थे? तो औरंगजेब जो थे मलुक दास से प्रभावित थे। इसके शिष्य जो थे दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे शिष्य थे किसके? तो शिष्य थे बाबा फरीद के। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। और ये जो बाबा फरीद जो था और शेख निजामुद्दीन औलिया, ये सभी जो थे दोस्तों चिश्ती संप्रदाय से आते थे, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली दूरस्तो बोला था शेख निजामुद्दीन औलिया ने ही,
किसको? तो गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली दूर अस्तो बोला था। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन असत है? तो यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। समुद्र किनारे दांडी गांव में इसका अंत हुआ, तो ये भी सही है दोस्तों। महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था? नहीं, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, नमक नहीं बनाया था। यह पूर्ण रूप से पैदल यात्रा था, तो ये भी पैदल यात्रा था। साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, और कब प्रारंभ हुआ था ये पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको देखेंगे कब प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। कब तोड़ा गया था? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, इसमें टोटल 78 साथी थे, गांधी जी के 78 साथी इसमें भाग लिए थे। और कितने किलोमीटर चले थे? तो 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए थे। तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इसको भारत का प्रथम वायसराय था, ये भारत का प्रथम वायसराय बना। इसके बाद सेना का संगठन, इसी के समय में सेना का संगठन किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद सेना का जो संगठन किया गया था, किसके तहत? तो पील आयोग के तहत, पील आयोग के तहत। और इससे सेना के अनुपात को 2:1 कर दिया गया, जो कि पहले 5:2 हुआ करता था सेना में। इसमें 2 अंग्रेज अधिकारी और 5 भारतीय को रखा जाता था, लेकिन बाद में इसको 2:1 कर दिया गया। ठीक है, पील आयोग के तहत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज हुई थी। तो भीमबेटका की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो भीमबेटका जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों, वो 1957 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो वी.ए. वाकनकर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? डॉक्टर V.A. वाकनकर। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता में मांग लिया गया था? तो महात्मा गांधी जो थे, लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में टोटल कितने मांग किए थे? तो दोस्तों 11 मांग किए थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको आप लोग डेट के साथ याद रखेंगे। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से 11 सूत्री मांग रखे थे। किसके तहत? तो उसकी पुस्तक है यंग इंडिया के तहत, यंग इंडिया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को जो गढ़ा था वो कौन गढ़ा था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, और सर्वप्रथम सत्याग्रह का सत्याग्रह प्रयोग कहाँ पे किया था? तो चंपारण में किया था, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण में पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। चंपारण जो कि बिहार में है। ठीक है, और सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्याग्रह के लिए आग्रह करना। ठीक है, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया था? अगर ये पूछे तो हो जाएगा 11 सितंबर 1906 ईस्वी को सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ जो पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, और यहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ देखिए धौलावीरा, धौलावीरा जो है दोस्तों गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, तो ये सब भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मीमांस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? तो मीमांस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जो है वो संभव है किसके द्वारा? तो कर्म के द्वारा संभव है। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा संभव है। मीमांस जो है आगे जाके 2 भागों में बट गया। एक भाग था पूर्वी मीमांस। पूर्वी मीमांस के प्रतिपादक थे जैमिनी। तो ये पूछा जाता है पूर्वी मीमांस के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। और दूसरा था उत्तरी मीमांस। उत्तरी मीमांस के जो प्रतिपादक थे वो थे बदरायन। वो क्या थे? बदरायन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। पूर्वी मीमांस के प्रतिपादक जैमिनी थे और उत्तरी
मीमांस के जो प्रतिपादक थे वो बदरायन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो अस्थाई बंदोबस्त है वो कब लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इसको दोस्तों सूर्यास्त का कानून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अस्थाई बंदोबस्त को बोलते हैं सूर्यास्त का कानून। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, सूर्यास्त का कानून। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस भाषा का नाम बताए जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता था। तो मध्यकालीन भाषा में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता था दोस्तों उर्दू को। उर्दू को क्या माना जाता था? शिविर भाषा माना जाता है। ठीक है, उर्दू जो बिहार का दूसरा लैंग्वेज है, इसको भी याद रखेंगे। प्रथम लैंग्वेज बिहार का हो जाएगा हिंदी, और सेकेंड लैंग्वेज है किसका? बिहार का उर्दू। ठीक है, और हिंदी जो है इसको आर्टिकल 343 के तहत राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। किसके तहत? आर्टिकल 343 के तहत। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि ये राज्यभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे? हुगली में। कहाँ पे स्थापित की थी? हुगली में। और किसके समय पूछे? तो अकबर के समय स्थापित किया था। ठीक है, अकबर के समय। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट सुमेलित करना है दोस्तों। एनी बेसेंट की पुस्तक यंग इंडिया नहीं, ये गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट का जो पुस्तक था न्यू इंडिया था। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का, महात्मा गांधी का यंग इंडिया। तो इस तरीके से रहता तो सही होता। ठीक है, बीजी तिलक का केसरी बिल्कुल सही है। बीजी तिलक का ही पुस्तक था केसरी, जो कि मराठी में था। ठीक है, इसका और एक और पुस्तक है जिसका नाम है मराठी, और मराठी जो था अंग्रेजी भाषा में। केसरी जो था मराठी में था, और मराठी जो था अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का मराठा नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का मराठा नहीं है, ये तो बीजी तिलक का ही है। और गीता रहस्य नाम की पुस्तक भी लिखे थे जेल से बीजी तिलक ने। तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में नागपुर में जो संपन्न हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1920 ईस्वी में, इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा स्थापना हुआ था दोस्तों? तो दो लोग थे, उसको याद रखेंगे। एक तो थे एम.एन. जोशी, एम.एन. जोशी के द्वारा, और दूसरे जो थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था? तो अकबर के दरबार में जो मुख्य चित्रकार था दोस्तों वो था दसवंत। दसवंत जो था अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। ठीक है, इसके दरबार में बसावन दसवंत नाम का चित्रकार रहा करता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अध्यक्ष अधिवेशन। तो दोस्तों ये गलत है। 1931 में राजगुरु की फांसी, ये भी गलत है। राजगुरु की फांसी नहीं, ये सही है दोस्तों। 1931 में ही हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 मार्च को। 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु की फांसी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। ये 1921 में नहीं हुआ था दोस्तों, ये 1920 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। तो इसको देख लीजिए, सब याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 में, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय का लाहौर अधिवेशन ये नहीं हुआ था। 1940 में जो हुआ था वो लाहौर में नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो झारखंड के हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, हजारीबाग में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में है उसमें अंतर किसके द्वारा किया जाता है? तो दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षा में होते हैं उसको अंतर किया जाता है, वो किया जाता है प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इसके द्वारा दोस्तों किया जाता है। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक होते हैं +1/2 और एक -1/2। ठीक है, एक क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक्स है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। तो इसमें देखिए Cn- और CO ये दोनों क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 14 है दोनों में। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो कार्बन में कितना हो जाएगा? कार्बन में हो जाएगा 6, नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा? 7, और नाइट्रोजन पे माइनस है तो एक पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा टोटल। तो देखिए 14 हो जाएगा कि नहीं? और इसी तरह कार्बन का कितना होता है? 7, और ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 8, तो ये भी हो गया
नहीं, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होगा 8 परमाणु संख्या, तो कितना हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 14, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 14 14, तो ये हो गए सम इलेक्ट्रॉनिक्स। सम इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो जलीय विलयन जो विद्युत धारा का सबसे सुचालक हो जाएगा दोस्तों, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का जो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन एक यौगिक परऑक्साइड है। तो यौगिक परऑक्साइड कौन है इसमें से, तो हो जाएगा BaO2। BaO2 बेरियम ऑक्साइड जो है दोस्तों एक यौगिक परऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गैर अपाच्य शुगर है। गैर अपाच्य शुगर है तो हो जाएगा दोस्तों सुक्रोज। सुक्रोज जो है दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, और ये जो है दोस्तों गैर अपाच्य शुगर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति रबर में क्या होता है। प्रकृति रबर में क्या होता है, तो सभी सम विन्यास में होते हैं, सभी सम विन्यास में होते हैं। प्रकृति रबर जो है दोस्तों एकल आइसोप्रीन होता है, इसीलिए सभी सम विन्यास में होते हैं। प्रकृति रबर क्या होता है, एकल आइसोप्रीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में अस्थायी है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है दोस्तों कृत्रिम मिठास होता है, कृत्रिम मिठास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया में किस निकाय द्वारा न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है न ही ऊष्मा विमुक्त होती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में दोस्तों न ऊर्जा हीट चेंज क्या होता है, जीरो होता है, तो इसमें न तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और न ही विमुक्त होती है। ठीक है, तो हीट चेंज क्या हो जाएगा, जीरो होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम दिया गया है, उसे खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। तो नए तार का प्रतिरोध, तो नए तार का जो प्रतिरोध होगा, तो जब भी खींच के 2 गुना किया जाए तो 2 का स्क्वायर और गुने जो 4 प्रतिरोध है वो कर देंगे। अगर 3 गुना किया जाए तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 चौके 16, तो 16 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है N² × R। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष लौह तार का विद्युत प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई और त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों अगर लंबाई और त्रिज्या दोनों को परिवर्तन कर दिया जाए किसी प्रतिरोध के, तो उसका प्रतिरोध मान भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और विशिष्ट प्रतिरोध मान अपरिवर्तित रहता है। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका जो प्रतिरोध रेसिस्टेंस का जो मान होता है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों जो ताप पे निर्भर नहीं करेगी वो करती है प्रतिचुंबकीय जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उस पे ताप जो वो कि ताप पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बाकी जो तीनों है अनुचुंबकीय, फेरेटाइट और लोह चुंबकीय, ये तीनों जो है दोस्तों ताप के साथ घटती है। तो ताप इस तीनों में ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, ताप के साथ ये घटता है। ठीक है, क्या चुंबकीय प्रवृत्ति इस तीनों में घटेगा। ठीक है, लेकिन प्रतिचुंबकीय में ताप बढ़ने से उसके चुंबकत्व प्रवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कोई त्वरित आवेश। ठीक है, चुंबकीय तरंग जो होता है दोस्तों ये आवेशहीन होता है, ये क्या होता है, आवेशहीन होता है, और ये प्रकाश के वेग से गमन करता है। तो किसके वेग से गमन करता है, तो प्रकाश के वेग से गमन करता है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अंतर्गत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो एक्सरे कोई बार पूछा जाता है, तो एक्सरे क्या चुंबकीय तरंग है, तो बिल्कुल है। वो गामा रे, फिर अल्ट्रावायलेंट रे, फिर इंफ्रा रे या रेडियो तरंग, ये सारा जो है दोस्तों चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुनः आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यम के युगल के लिए आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा। तो जब आपतन कोण जो होगा दोस्तों क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका अपवर्तन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है? तो कौन है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होगा? तो किसी तालाब के वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है। ये जो होता है दोस्तों, ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। बाकी प्रकाशीय तंतु का कार्य, गर्मी के मौसम में मृग तृष्णा और हीरे की चमक, ये तीनों जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं के बारे में बोर मॉडल के अनुसार, पूछ रहा है बोर मॉडल के अनुसार क्या सही है? तो हो जाएगा कल्पना, बोर मॉडल के अनुसार कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है h/2π का सरल गुणक होता है। ठीक है। ये जो है दोस्तों प्लैंक क्वांटम के सिद्धांत पे काम करता है। तो परमाणु का बोर मॉडल जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पे काम करता है। प्लैंक के एक वैज्ञानिक था, तो इसी के क्वांटम सिद्धांत पे क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एंटीडॉट किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है दोस्तों टीआरएनए में। टीआरएनए में क्या पाया जाता है? टीआरएनए में पाया जाता है एंटीकोडॉन्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। तो ओपेरॉन मॉडल जो है वो प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था जैकब और मोनार्ड के द्वारा। जैकब और मोनार्ड के द्वारा। वहीं वाटसन और क्रिक इसके द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को प्रतिपादित किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था मॉडल, वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कैंसर के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, ये एक थेरेपी किया जाता है, इसमें ह्यूमन HGH थेरेपी किया जाता है। ठीक है। और वहीं देखिए TSH जो हार्मोन है दोस्तों, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समूह की एंटीबॉडीज में एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। तो समूह में के एंटीबॉडीज में एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ, किससे? तो ये होती है इससे, IgE से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है? तो सबसे अधिकतम पोषक का उदाहरण कौन हो जाएगा दोस्तों? तो अधिकतम पोषण हो जाएगा बाजरा में। बाजरा में दोस्तों सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा और पाचन क्रिया भी तेज होती है, और डायबिटीज के रोगियों के लिए तो ये काफ़ी उपयोगी होता है। तो इसको याद रखेंगे। गेहूं में दोस्तों, गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेन। गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर तकनीक का उपयोग पीसीआर तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो पीसीआर तकनीक का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, वो HIV को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये विषाणु के RNA का पता करता है। ये किसका पता करता है? तो विषाणु के RNA का पता करता है। विषाणु के RNA का पता करता है। ठीक है। और एड्स में कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स में टेस्ट किया जाता है दोस्तों एलिसा से टेस्ट, एलिजा टेस्ट किया जाता है एड्स में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक कारक हो जाएंगे दोस्तों, इसमें सब हो जाएगा, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और अपघटनकर्ता भी। ठीक है। इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसआई में, किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उत्पादक की, उपभोक्ता की या अपघटनकर्ता की? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा संख्या जो हो जाएगी वो अपघटन संख्या जो होता है सबसे ज़्यादा अपघटनकर्ता की होगा। ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ वृत्ताकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह के इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों सबसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक जो होगा दीर्घाकार आवर्त सारणी में, तो वो हो जाएगा दोस्तों किसका? तो हो जाएगा 6वां आवर्त और तीसरा समूह का। टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पैरामीड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी पैरामीड जो है प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था दोस्तों चार्ल्स एल्टन के द्वारा। चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। इस पारिस्थितिकी जो है पिरामिड 3 प्रकार से था, तीन प्रकार से बनाया गया था। एक जीव की जनसंख्या के आधार पर, जीव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। ठीक है। अगला है
भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो ये कब प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था 1989 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था 2005 में किया गया था। और कहाँ पे? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है? तो अल्प विकसित क्षेत्रों में आय की जो अधिक असमानता पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो सेवा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल और पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मूल और पूंजी नामक पुस्तक के जो लेखक थे दोस्तों वो हो जाएंगे कौन? तो वो हो जाएगा जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स ये ब्रिटेन का अर्थशास्त्री था। तो जे.आर. हिक्स जो कि कहाँ का था? ब्रिटेन का अर्थशास्त्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, मतलब बराबर का अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड इस तरह से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये कौन सा कर्क रेखा है? तो 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है? तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जो है उदाहरण है किसका? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का 3 नदी जो कि पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का है, इसको याद रखेंगे। एक तो हो गया ब्रह्मपुत्र, दूसरा हो जाएगा दोस्तों सिंधु, और तीसरा हो जाएगा आपको सतलज। तो ये तीनों जो है दोस्तों सतलज, ये तीनों जो है पूर्वी अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है? तो कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है दोस्तों लैटिन अमेरिका से। कहाँ से प्राप्त होता है? लैटिन अमेरिका से। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार, अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में, विश्व में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है मेंटल में। कहाँ पाया जाता है? मेंटल में। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो दोस्तों मिट्टी की उर्वरकता बढ़ा देती है दलहन फसलें। कैसी फसलें? दलहन फसलें, क्योंकि उसके जड़ में क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है दोस्तों? तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो दोनों कहाँ पे है? सिक्किम में है, तो इसको याद रखेंगे जेलेपला को भी। वहीं पे देखिए लाचला जो है या इसी को बारालाचा बोला जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में है। वहीं चांगला दर्रा जो है दोस्तों ये लद्दाख में है, तो लद्दाख में है। और जो जिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति का आवास कहाँ पे है? तो टोडा जनजाति जो है दोस्तों वो किस क्षेत्र में आवास करता है? ये नीलगिरी के क्षेत्र में आवास करता है। ठीक है, और टोडा जो है तमिलनाडु की मुख्य जनजाति है। कहाँ की? तमिलनाडु की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार जो है दोस्तों वो किस राज्य में है? तो हो जाएगा झारखंड में। झारखंड में। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति करता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है दोस्तों जल की आपूर्ति करता है ब्यास नदी से, सतलज नदी से, रावी नदी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। चिनाब नदी से जल नहीं प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये कहलगांव और बिहार, तो ये सुमेलित है दोस्तों। कहलगांव में है ताप विद्युत संयंत्र, बिहार में कहाँ पे है? कहलगांव में। कोरबा मध्य प्रदेश में नहीं है। कोरबा जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं होगा। ये जो है दोस्तों कोरबा ताप विद्युत संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, तो इसको याद रखेंगे। बाकी ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में है और रामगुंडम तेलंगाना में है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन घाटी दिया गया और उससे संबंधित पूछा गया। तो घाटी नगर किसको बोला जाता है? तो घाटी नगर बोला जाता है दोस्तों, वो बोला जाता है देहरादून को। देहरादून को क्या बोला जाता है? घाटी नगर बोला जाता है। संगम नगर बोला जाता है टेहरी को। टेहरी बांध है दोस्तों उसको संगम नगर बोला जाता है। और गेट नगर जो बोला जाता है वो बोला जाता है ऋषिकेश को बोला जाता है। और कटक नगर बोला जाता है मसूरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, मतलब तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की क्या विशेषता है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता यह है कि यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है अधिकतर मात्रा में। इसको छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में मटासी बीक बोलते हैं, ठीक है। इसमें जल का मात्रा काफ़ी कम होता है। लाल मिट्टी में जल की मात्रा क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो विश्व में चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों वो हो जाएगा मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थल रूप और अपर्दन कारकों का शुद्ध युग्म है। तो इसका शुद्ध युग्म कौन हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा जुगेन और पवन। ये जुगेन जो है पवन के अपर्दन से स्थल रूप है जो बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री है? तो वांग यपिंग जो है दोस्तों अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री है? तो ये है दोस्तों किस देश के? तो ये हो जाएंगे चीन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का मेजबानी करेगा? तो COP27 का जो मेजबानी 2022 में किया है कौन? तो करेगा मिस्र के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों मिशन लूसी। लूसी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है? कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का जो नाम है दोस्तों कित्तूर कर्नाटक है। क्या नाम है? कित्तूर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, अब देखिए मैथ शुरू हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिसमें से 2/5 भाग लड़के हैं। तो लड़के कितना हो जाएगा दोस्तों? तो बॉयज़ का संख्या हो जाएगा दोस्तों 200 गुने 2/5, ठीक है। तो पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या आराम से निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इसको कट करेंगे तो 5 का 20 तो 40, 40 दूनी 80। तो 80 बॉयज़ है 200 में, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? तो गर्ल्स हो जाएगी 120। गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक धोखाधड़ी करता है, तो कि देखिए इसका बनाने का सबसे मस्त ट्रिक बताते हैं। 15% क्या करता है खरीदते समय? तो 15 और 15% बेचते समय, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो 15 गुने 15 और बट्टे में 100 कर दीजिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा लाभ परसेंट। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 32.25, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए का मान ज्ञात कीजिए। इस तो ये दिया गया है, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो ए का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? 7a प्लस इसको गुना करेंगे तो 7a प्लस 28 और बराबर में क्या आ जाएगा? 5a माइनस 10। जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? तो इधर आ जाएगा दोस्तों 2a इजकल टू -38 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगा? -19, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है सरल करने का। देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। इसमें भागा देना है किससे? 7 का 1/2 है। और दोस्तों देखिए जब भी ये इस तरीके से रहे तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ये इस तरीके से रहे तो ये क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो इसको 4 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2। तो 7 का स्क्वायर भागा 7 का स्क्वायर 49 भागा 49 तो क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दीक्षा साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज पर 500 रुपया उधार लेती है। 4 वर्ष बाद अपना ऋण चुकाने के बाद उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? तो पूछ रहा है अमाउंट कितना होगा 4 वर्ष के बाद। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? एसआई का क्या फॉर्मूला होता है? P/R गुने T/100। अब देखिए यहाँ पे P क्या दिया है? कितना रुपया उधार लिया है? 500 रुपया। कितना दर से? तो दर क्या है? 5%। और कितना वर्ष के? तो 4 वर्ष तक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? तो साधारण ब्याज आ जाएगा दोस्तों 100। अब पूछ रहा है कि कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो अमाउंट जो हो जाएगा टोटल, तो अमाउंट जो हो जाएगा जो मूलधन कितना लिया था? 500 रुपया। और कितना ब्याज उस पर लग रहा है? 100 रुपया। तो टोटल आंसर इसका कितना हो जाएगा? 600 रुपया। समझ में आ गया? 600 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको रेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए कि 33 बेचेगा, 11 मीटर लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य क्या यहाँ पे? क्रय मूल्य हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिए। क्रय मूल्य हो जाएगा, मान लीजिए क्रय मूल्य हो जाएगा 33, तो लाभ इसका हो जाएगा कितना? 11।
तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट हो जाएगा लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुने 100, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 100 बट्टे में 3, तो इस साढ़े 33.33%। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इसको 11 से विभाजित किया जाए तो एफ का न्यूनतम भाग क्या होगा। ठीक है, ये संख्या है, इसको 11 से विभाजित करेंगे तो एफ का न्यूनतम मान पूछ रहा है। दोस्तों किसी भी संख्या में जब 11 से विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पहले ऑड नंबर के जितने संख्या है और सम वाले संख्या को विषम वाले संख्या के बराबर कर देते हैं। तो सम पोजीशन पे कौन कौन सा है, देखिए 7 एफ फिर और क्या है दोस्तों, देखिए 7 है, एफ है, 2 है, 7 प्लस एफ प्लस 2, और ये बराबर हो जाएगा किसके द्वारा, जो ये देखिए इसके द्वारा ये और ये, तो कितना कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 5 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो इसको जब बराबर वो करेंगे निकालेंगे तो कितना एफ बराबर जो निकल के आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति 16 दिनों में एक काम को 1/4 हिस्सा समाप्त करता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है 1/4 हिस्सा समाप्त करता है, तो 6 दिन में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए दोस्तों आवश्यकता होगी 24 व्यक्तियों की। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं करना है, इसका वो निकाल दीजिए, टोटल वर्क निकाल दीजिएगा और फिर 6 वक्त का वो करिएगा तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनील और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो 9 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 4 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, वर्तमान आयु एगो का x मान लीजिए, दूसरा का क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर इसको 9 वर्ष बाद पूछ रहा है तो x माइनस 1, और उसमें भी -9 कर देंगे तो 12x माइनस 9, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला नहीं, इसको एगो को x मानेंगे। ठीक है, तो एगो 12 माइनस एक्स मानेंगे। ठीक है, और 9 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 9 वर्ष बाद इसमें भी 9 घटाएंगे और इसमें भी 9 घटाएंगे, और पूछ रहा है कि 4 गुना हो जाता है, तो ये वाला 4 गुना हो जाएगा, तो इसको जब बराबर करेंगे तो इक्वेशन एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स जो हम क्या माने थे, तो एगो का आ जाएगा दोस्तों 13, तो दूसरा का आ जाएगा 25। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 29 को बाइनरी में बदलिए। 29 को बाइनरी में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 29 को बाइनरी में बदलना है तो इसको 2 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कटेगा तो 0, और नहीं कटेगा तो 1 लिखना है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 14 पूरा पूरा कटेगा नहीं, 1 बच जाएगा। अब फिर 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, पूरा पूरा कट रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब अगला फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे इसमें तो क्या बचेगा 3, 1 बच रहा है यहाँ पे, पूरा पूरी नहीं कट रहा है। अब फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1, और यहाँ भी क्या बचेगा 1। तो इसका नीचे से लेके ऊपर की तरफ लिखते हैं, बाइनरी नंबर को जब भी लिखना होता है तो यहाँ से लेके यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 0 1, तो 1 1 1 0 1, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है, तो ए और बी के स्थान के बीच इतना सेंटीमीटर की दूरी है। तो पूछ रहा है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया हुआ है, 18.5 किलोमीटर दिया हुआ है कि नहीं। तो हमको क्या पूछ रहा है, 22.25 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों को जो गुना कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 18.5 और गुने 22.25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो 411.625 आएगा। आप लोग गुना करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 99 है। तो 2 अंकों की संख्या और उसके, तो मान लेंगे कि दहाई की संख्या x है, तो दहाई क्या मान लेंगे x, इकाई क्या मान लेंगे y। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है तो संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। अब इसको बोल रहा है कि बदल देंगे, आपस में अंकों को बदलेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, नया संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा 10y प्लस x। और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये संख्या और अंकों के बदलने के बाद जो संख्या बनेगी वो संख्या दोनों का जो योग है वो कितना है, तो वो है दोस्तों 99।
तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 10x और 10y इस तरीके से 11x प्लस 11y इजकल टू 99 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। और अगला अगला लाइन क्या बोल रहा है, और दोनों के अंकों का अंतर 3 दिया हुआ है, तो अंतर x माइनस वाई हो जाएगा क्या 3, x माइनस वाई है यहाँ पे, माइनस x माइनस वाई दिया हुआ है 3 और x प्लस वाई दिया हुआ है 9। तो यहाँ से आपको x और y आराम से निकल जाएगा। क्या करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 9 3 12। तो x कितना हो जाएगा 6, x हो जाएगा 6। तो x मतलब 6, मतलब दहाई की संख्या 6 हो जाएगी। तो और इकाई की संख्या हम आराम से यहाँ से निकाल देंगे, इकाई की संख्या इसमें डालेंगे तो क्या इतना आ जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा 63 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है अगला सप्ताह 28 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरुवार के लिए दर्ज तापमान ज्ञात करें। तो गुरुवार को कितना तापमान हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए आप क्या क्या कीजिएगा, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा इस तरीके से 27 डिग्री दशमलव 5 गुने 4 प्लस 29.4 29 गुने 4 माइनस 28 दशमलव गुने 4। इसको वीडियो लंबा हो जाता है, इसको पूरा डिस्कस करेंगे तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेड का मतलब इतना दिया गया तो DIG, तो इसका वो बता देते हैं ट्रिक, आप लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे बी कितना है 2, ई होता ई कितने 5वें नंबर पे, डी जो आता है 4थे नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे सबका स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका होता है 4, आई का हो जाएगा 9 और इसका होता है 7। तो 4 चौका 16, 9 9 में 81, 7 7 49, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। इसमें बोल रहा है, एक महिला को परिचय देते, रमन कहा कि वह मेरे दादाजी, तो रमन, ये रमन है तो रमन का दादाजी बनाइए, तो ये पिता हो जाएंगे, ये दादाजी, तो दादाजी के बहू, तो दादाजी की बहू कौन हो जाएगी, मान लीजिए दादाजी है तो इसके बहू कौन है, इसके बेटा और इसके बेटा की पत्नी क्या बहू हो जाएगी। और उस और इसकी भी बहू, तो इसकी बहू कौन हो जाएगी, जो इसका बेटा होगा, मान लीजिए कोई बेटा है और इसकी बहू कौन हो जाएगी, इसकी बहू जो हो जाएगी वो इसकी पत्नी जो होगा इसकी बहू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रमन का इससे क्या संबंध हो जाएगा, रमन का संबंध पूछ रहा है तो रमन के भाई की पत्नी, ये रमन का भाई और भाई की पत्नी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2020 को शुक्रवार था, तो 15 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो 15 सितंबर 2000 को अगर शुक्रवार था तो ये देखिए एक साल जब बढ़ेंगे तो 365 दिन में क्या होता है, एक दिन ज़्यादा हो जाता है, एक दिन पॉजिटिव होता है। कैसे, तो इसको जब 7 से भाग करेंगे तो 1 शेष आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर क्या, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 15 सितंबर 2020 से लेके 15 सितंबर 2021 तक चलेंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 365 दिन में कितना होता है, एक दिन एक्स्ट्रा। उसके बाद देखिए सितंबर के अक्टूबर का 30 दिन, नवंबर का 31 दिन, और फिर दिसंबर आ रहा है ना, दिसंबर का में कितना दिन काउंट करेंगे, तो दिसंबर का, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर का 30 दिन, 15 तारीख से ही 15 तारीख ले रहे हैं तो 30 दिन, तो टोटल कितना आ जाएगा 91 नंबर। 91 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरी कट जाएगा, तो 0 एक्स्ट्रा दिन बचेगा, तो मतलब हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा दिन कितना है 1। तो 1 को हम क्या करेंगे, याद इसमें ऐड कर देंगे, तो पहले शुक्रवार था तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में से उस अक्षर या युग्म इस प्रकार है कि JKL इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर N आए। तब देखिए JKL के बाद N कहीं भी आ रहा है क्या, यहाँ देखिए JKL है लेकिन बाद में M नहीं आ रहा है, JKL है लेकिन Q आ जा रहा है, ये भी नहीं हुआ, JKL है M आ रहा है, JKL है A आ जा रहा है, JKL है लेकिन J आ जा रहा है, N कहीं आ रहा है तो उसको काउंट करना है, JKL है लेकिन S आ जा रहा है, यहाँ भी देखिए JKL है लेकिन K आ जा रहा है, JKL है LJ आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, एक भी नहीं मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द कोशों में दिए गए उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा नाइट, अंग्रेजी के क्रम के अनुसार। तो K आएगा सबसे पहले, उसके बाद N, फिर I, फिर G, फिर H, फिर T, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इसके दर्पण छवि, इसका जो दर्पण मतलब यहाँ पे अगर दर्पण लगाएंगे तो किस तरीका से प्रति बनेगा, तो इसका जस्ट उलट देंगे तो ये बनेगा आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो, सॉरी, यहाँ पे दर्पण लगाएंगे तो किस तरीके से होगा, तो इस ये जो आएगा इस साइड आ जाएगा, ये इधर पहले आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, दर्पण कहाँ लगाएंगे, तो दर्पण जो लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे और इसको पूरा को उलट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट में है तो ये लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आज का 100 सेट कंप्लीट हो गया। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम डेली बेसिस पे एक सेट का डिस्कशन करेंगे दरोगा के मेंस के एग्जाम तक, तो आप लोग कुछ चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। ठीक है, थैंक यू।